लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। राजनीति विज्ञान के इस क्लास में एक विद्यार्थी दीपक गोस्वामी के द्वारा कहा गया कि उदारवाद के संदर्भ में एक क्लास बनाया जाए, तो उसी संदर्भ में उसी उदारवाद के संदर्भ में आज का ये क्लास आधारित है। उदारवाद राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण विचारधारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा भी है। और उदारवाद आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, नेट जेआरएफ का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें आप राजनीति विज्ञान के साथ उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उदारवाद के ऊपर आपको सवाल न पूछा जाए ये नामुमकिन होता है। और उदारवाद की धारणा एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहा, और समय समय पर परिवर्तन होने के कारण इसके विषय में अनेक प्रकार का मतांतर है। इसलिए उदारवाद की अवधारणा वह अवधारणा है कि अगर आपको यह अवधारणा मालूम है तो आपका राजनीति विज्ञान का अन्य सारा टॉपिक भी आसानी से कवर हो जाता है। क्योंकि अगर उदारवाद की अवधारणा आपको मालूम हो गया तो जस्ट इसका अपोजिट अगर आप कर देंगे तो राजनीति विज्ञान की एक नई अवधारणा, जिसको आदर्शवाद कहते हैं, वह आपके एग्ज़ाम में आने वाला हर सवाल आपका सही होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए अगर हमको उदारवाद मालूम है तो राजनीति विज्ञान के में आने वाला बहुत सारा सवाल अपने आप ही हमारा सही हो जाता है। इसलिए दीपक गोस्वामी के कहने पर यह क्लास आपको दिया जा रहा है, और इस क्लास को आपको भी अगर किसी ऐसे टॉपिक के संदर्भ में जो राजनीति विज्ञान का है, जिसको पढ़ने में, जिसको समझने में आपको कोई दिक्कत हो रही है, अगर आप कमेंट के द्वारा हमको बतलाते हैं तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि उसके संदर्भ में आपको क्लास हम दिलाएं, और क्लास में इस बात को भी बतलाएं कि इस टॉपिक को आप कैसे पढ़ें जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर किए राजनीति विज्ञान के सवालों को हल करना मुमकिन नहीं होता है। तो आइए हम लोग अपने इसी बात को आज के इस क्लास में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर उदारवाद है क्या। हम लोगों ने यहाँ पर देखे लिखा उदारवाद, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या समझना होगा, आपको यह बात समझना होगा उदारवाद का आखिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। उदारवाद का आशय क्या होता है। इसको कैपिटलिज्म कहा जाता है, इसको नेगेटिव लिबरलिज्म कहा जाता है, इसको पॉजिटिव लिबरलिज्म कहा जाता है। ये आगे चलकर यह मॉडर्न लिबरलिज्म कहलाता है, आगे चलकर यह वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और रिसेंटली इसको समकालीन उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्तमान संदर्भ में अगर देखते हैं तो यह उदारवाद वैश्वीकरण और बाजारवाद के एक नए कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पूरे वर्ल्ड में दिखलाई पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको यह बात समझना होगा आखिर उदारवाद क्या है। इसके पहले के क्लास में आपने यह बात समझा था कि आखिर समाजवाद क्या है। समाजवाद आर्थिक समानता पर आधारित है, इसलिए उदारवाद किस पर आधारित होगा, समानता पर वह आधारित है। तो यह किस पर आधारित है, आपने लिख डाला स्वतंत्रता पर। क्यों? क्योंकि यह कैपिटलिज्म का बेसिक गोल होता है। इसलिए आपके एग्ज़ाम में इस पर एक सवाल आता है कि उदारवाद का मूल मंत्र या उदारवाद का साध्य क्या है। स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, अधिकार है। तो आपको क्या लगाना होगा इसमें, स्वतंत्रता, क्योंकि स्वतंत्रता के बगैर उदारवाद आगे नहीं बढ़ता। स्व माने अपना, तंत्र माने शासन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के ऊपर स्वयं का शासन हो, राज्य का नियंत्रण न्यूनतम हो, तो उसको आप क्या कह देंगे, उदारवाद। अपने आप ही इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सर्वाधिक बल दे रहा है, अर्थात व्यक्ति के ऊपर शासन, व्यक्ति का अपने ऊपर शासन, यह उदारवाद का मूल मंत्र है। इसलिए स्वतंत्रता ही उदारवाद की मूल अवधारणा है। यह बात यहाँ पर एकदम अपने आप क्लियर हो रहा है। अब सवाल यहाँ पर हम आपको यह बतला रहे हैं उदारवाद का अर्थ क्या है, कि वाद माने क्या होता है। आपने यह बात समझा था, वाद माने विचारधारा, एक ऐसी विचारधारा जो व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को साधन मानता है। अगर व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना जाए
यदि राज को साधन माना जाए तो इसको क्या कहा जाता है? उदारवाद। व्यक्ति को साध्य और राज को साधन जो माने उसको उदारवाद कहते हैं। और अगर राज को जो साधन साध्य माने और व्यक्ति को साधन माने, इसका जस्ट अपोजिट, तो उसको आदर्शवाद कहते हैं। यह बात क्लियर कट हो गया। माने ऐसी विचारधारा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अधिकार ये इत्यादि पर बल देता है और व्यक्ति को साध्य मानकर राज को एक साधन के रूप में परिकल्पित करता है, उसको उदारवाद कहते हैं। यह अवधारणा किसकी है? यह अवधारणा पूंजीपति वर्ग की है, यह अवधारणा मजदूर वर्ग की है, या यह अवधारणा विद्यार्थी वर्ग की है, या व्यापारी वर्ग की है? तो आप क्या लगाएंगे? यह अवधारणा पूंजीपति वर्ग की है। पूंजीपति वर्ग की है तो यह स्वाभाविक रूप में किस पर बल देता है? यह बल देगा पूंजी पर। इसलिए यह पूंजी का क्या करता है? निवेश। और निवेश से क्या होता है? उत्पादन, और उत्पादन से बिक्री होती है, और बिक्री से क्या मिलता है? धन। इसलिए यह धनवान वर्ग की विचारधारा होगी। कहने का आशय क्या हुआ? कहने का आशय है इस विचारधारा को पूंजीपति वर्ग ने लाया था, इसीलिए इसको पूंजीवाद भी कहते हैं। इसीलिए इसका अदर नेम क्या है? कैपिटलिज्म है। इसीलिए इसको पूंजीवाद कहा जाता है। इसीलिए इसको व्यक्तिवाद भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को साध्य मानता है और राज को साधन मानता है। अगर व्यक्ति को साध्य मानता है, राज को साधन, तो व्यक्तिवाद कहलाएगा। चूँकि पूंजी पर ही सारा आधारोमदार आधारित है, इसलिए यह पूंजीवाद कहलाता है। उदारवाद की यह अवधारणा इसी संदर्भ में व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्र में रखकर संपूर्ण विचारधारा को इसी के आसपास केंद्रित करता है। इसलिए इसको पूंजीवाद या व्यक्तिवाद के नाम से जाना गया। इसको प्रारंभ में कहा गया नकारात्मक उदारवाद। आपने यह बातें अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप जानते रहें कि ये तीनों बातें एक ही हैं। और यह कब आता है? यह आता है 17वीं और 18वीं सदी में। इसका मतलब है कि इसके आने का कारण क्या है? इसके आने का कारण है उभरता हुआ पूंजीपति वर्ग। इसलिए यह कब आया है? प्राचीन यूनान में आया है, मध्यकाल में आया है, या यह आधुनिक काल में आया है? अगर आपको सवाल आए तो यह आधुनिक काल की अवधारणा है, और आधुनिक काल में उभरते हुए पूंजीपति वर्ग ने इसको लाया। फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा 1789 में इसीलिए नारा दिया गया स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा। स्वतंत्रता देखिए पहले है। अमेरिकन क्रांति के अंतर्गत भी नारा दिया गया स्वतंत्रता, समानता, सुखानुसरण, उसमें भी स्वतंत्रता पहले है। इसका मतलब है कि उदारवाद पूंजीपतियों की विचारधारा है, पूंजीपति वर्ग का दर्शन है, इसलिए उनके द्वारा स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया। क्योंकि स्वतंत्रता होगी तो पूंजी का निवेश होगा, पूंजी का निवेश होगा तो उत्पादन होगा, उत्पादन की बिक्री होगी और बिक्री बाजार में होगी, और बिक्री होने से धन का केंद्रीकरण होगा, धनवान वर्ग आगे बढ़ेगा। यह बात को ध्यान में रखकर ऐसी फिलॉसफी को इनके द्वारा तैयार किया गया था, इसीलिए इसको उदारवाद कहा गया। अब यहाँ पर सवाल है कि उदारवाद का जन्म कहाँ होता है? उदारवाद का जन्म हुआ है कहाँ पर? इंग्लैंड में। इसलिए आपने देखा है कि इंग्लैंड के लोग संपूर्ण संसार में व्यापारी के रूप में आए। अब यह अवधारणा आपके हर एक टॉपिक पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर इंग्लैंड के संदर्भ में आप देखते हैं, और भारत में अगर देखा जाए तो अंग्रेज किस रूप में आते हैं? व्यापारी के रूप में। और दूसरी जगह पर भी जाते हैं व्यापारी के रूप में, क्योंकि वहाँ पर पूंजीवाद का उदय हुआ है। पूंजीवाद के उदय के लिए पुनर्जागरण क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक यंत्रों का आविष्कार, जिससे कल कारखानों की स्थापना, और अल्टीमेटली उसके द्वारा उत्पादन को बढ़ावा मिला, यह बातें उत्तरदायी माना जाता है। पुनर्जागरण क्रांति से दर्शन, तर्क और विज्ञान का विकास हो गया। दर्शन, तर्क और विज्ञान का विकास होने के कारण हर एक जगह पर उत्पादन को तर्क और बुद्धि के द्वारा देखा जाने लगा। मध्यकालीन राजनीति विज्ञान का अंत हो गया, इसलिए
उदारवाद की अवधारणा आधुनिक काल की अवधारणा माना जाता है। बट यह एक बात महत्वपूर्ण है, और वह बात महत्वपूर्ण यह है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके पूर्व उदारवाद का कोई चिन्ह नहीं था, बल्कि इसके पूर्व उदारवाद के अगर चिन्ह को खोजने का आप ऐतिहासिक प्रयत्न करते हैं तो आपको यूनान में मिलता है। और यूनान में सोफिस्ट वर्ग, जो विद्यार्थी पढ़े हैं उनको मालूम होगा कि सोफिस्ट वर्ग का संपूर्ण विचार दर्शन, सोफिस्ट वर्ग का संपूर्ण विचार दर्शन इसी बात पर आधारित रहा, इसी बात पर यह आधारित रहा से कि स्वतंत्रता को किस प्रकार से अधिक प्राप्त किया जाए और राज्य की भूमिका को न्यूनतम रखा जाए। ये 17वीं 18वीं सदी में इंग्लैंड में आया। सवाल यहाँ पर यह है, आपको जानना भी चाहिए कि आखिर इंग्लैंड में ही क्यों आया, क्योंकि इंग्लैंड में एक उभरता हुआ मध्यम वर्ग था। यहाँ पर एक उभरता हुआ मध्यम वर्ग था, और उस उभरते हुए मध्यम वर्ग के द्वारा ही इस विचारधारा को यहाँ पर लाया गया, और यह उभरता हुआ मध्यम वर्ग सशक्त था, इसलिए वहाँ पर पूंजीवाद की अवधारणा या उदारवाद की अवधारणा का जन्म होता है। जॉन लॉक को इसका जन्मदाता कहा गया, जॉन लॉक को इसका जन्मदाता कहा गया। ये इसलिए फादर ऑफ लिबरलिज्म कौन है, तो आप बता देंगे कि फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक है, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला है। और अब इंग्लैंड के कई ऐसे लोग आए जिन्होंने 17वीं 18वीं शताब्दी के इस तीनों दर्शन को, तीनों बातों को, ये जो जिसका नाम केवल अलग है लेकिन है एक ही, इसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया। इसको जस्टिफाई किस आधार पर करने का प्रयास किया, क्योंकि आपने यह बात पढ़ लिया है, स्वतंत्रता माने क्या होता है, स्व माने अपना, और तंत्र माने शासन, माने व्यक्ति का अपने ऊपर स्वयं का शासन अगर होता है तो उसको उदारवाद या व्यक्तिवाद कहा जाता है। उदारवाद और व्यक्तिवाद के इस शासन के संदर्भ में इसका अर्थ ये हो गया कि राज्य की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए। इसलिए आपको आता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह बात किसके द्वारा कहा गया था, यह आवश्यक बुराई है, यह बात किसने कहा था, तो आप उदारवाद लगाएंगे, ये समाजवाद लगाएंगे, मार्क्सवाद लगाएंगे, आदर्शवाद, यह सही उत्तर इसका उदारवाद होगा। क्योंकि आवश्यक माने अनिवार्य तो है लेकिन बुरा है। बुरा किस लिए है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। बड़ा आवश्यक भी है। आवश्यक क्यों है, क्योंकि यह व्यक्ति की सुरक्षा व्यवस्था और न्याय की स्थापना करता है। इतना कंपल्सरी वर्क ऑफ द स्टेट इज मस्ट फॉर द डूइंग टू स्टेट, यह अनिवार्य है कि राज्य के द्वारा इस काम को किया जाए, बट यह काम न किया जाए कि वह व्यक्ति के फ्रीडम में इतना इंटरफियरेंस कर ले कि व्यक्ति का स्व अपने आप ही उसके ऊपर संकट खड़ा हो जाए। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के कार्यों में इंटरफियरेंस न किया जाए, क्योंकि व्यक्ति अपने हितों को भलीभांति जानता पहचानता है, वह विवेकशील प्राणी है, वह आसानी से अपने हित को जान करके अपना कार्य कर लेगा। इसलिए राज्य एक आवश्यक बुराई है। देखिए, अब आपको आता है कि इस उदारवाद को किन लोगों ने सत्यापित किया। तो इस उदारवाद को नैतिक आधार पर एवं राजनीतिक आधार पर सत्यापित करने का काम किया है जे.एस. मिल ने। इसको आर्थिक आधार पर सत्यापित करने का काम किया है किसने, एडम स्मिथ ने। और इसको किया है वैज्ञानिक आधार पर सत्यापित करने का काम हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि वह सरकार श्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करती है। समाज में अपराध है इसीलिए राज्य विद्यमान है, अगर समाज में अपराध न होता तो राज्य की कोई आवश्यकता न होती। यह बात हर्बर्ट स्पेंसर। इसलिए आपको सवाल आता है कि वैज्ञानिक उदारवादी कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। आर्थिक उदारवादी कौन है, एडम स्मिथ। नैतिक उदारवादी कौन है, जे.एस. मिल। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन लोगों के द्वारा इस बात को कहा गया। एडम स्मिथ ने इसीलिए इस बात को कहा कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, लेसिस फेयर जिसको कहते हैं, अर्थात अहस्तक्षेप का सिद्धांत। जिस प्रकार से बाजार में
किसी भी वस्तु की कीमत कम या अधिक उसके मांग और पूर्ति के नियम के आधार पर हो जाता है, वैसे ही राज्य में सब कुछ हो जाएगा। व्यक्ति के कार्यों में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप न किया जाए। यह इस बात को एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन एक किताब लिखा और उसी किताब के अंतर्गत इस बात को बतलाने का प्रयास किया। देखिए, जब यहाँ तक आप बात कर लेते हैं इस 17वीं 18वीं सदी, अब 17वीं 18वीं सदी के अंतर्गत आज जहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया गया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया गया। अब इसके बाद 19वीं सदी आ गई और 19वीं सदी के अंतर्गत इस उदारवाद को सकारात्मक उदारवाद में तब्दील कर दिया गया और सकारात्मक उदारवाद में तब्दील करने का काम किया था टी.एच. ग्रीन। ये भी ब्रिटेन के हैं। इनके द्वारा राज्य को सकारात्मक अच्छाई माना गया। माने जहाँ 17वीं 18वीं सदी में उदारवाद यह मानता था कि राज्य आवश्यक बुराई है, वहीं 19वीं सदी में अब यह माने जाने लगा कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है और राज्य की भूमिका में थोड़ा सा इजाफा कर दिया गया। और इसीलिए आपको एक सवाल आता है कि व्यक्तिवाद को उदारवाद में किसके द्वारा कन्वर्ट किया गया था? तो व्यक्तिवाद को उदारवाद में कन्वर्ट करने का कार्य किया था टी.एच. ग्रीन के द्वारा। टी.एच. ग्रीन ने इस बात को कर दिया। अब ये 19वीं सदी के पश्चात एक अन्य बात आता है और वह है 20वीं सदी। इसके बाद आता है 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में यह लोक कल्याणकारी राज्य में तब्दील हो जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत यह आता है। कब यही उदारवाद 20वीं सदी में जो सकारात्मक उदारवाद था और आगे बढ़ता है और 20वीं सदी में यह लोक कल्याणकारी में तब्दील हो जाता है। आपको आएगा कि इसका नींव रखा था किसने? ग्रीन ने। और इसकी आगे भी बात किया था बेंथम ने, बट इसके सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता कौन है? लास्की। लास्की के द्वारा इस बात पर बल दिया गया था कि राज्य की भूमिका में विस्तार होगा। वह सुबह से लेकर शाम तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक सारी भूमिकाओं को करेगा। व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बेस्ट लाइफ को प्रोवाइड करने के लिए जो आवश्यक होगा राज्य करेगा। जैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का जो उल्लेख किया गया वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देता है। इसलिए पब्लिक वेलफेयर पर आधारित स्टेट की अवधारणा और उदारवाद का यह कन्वर्जन ही लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में कहलाता। 20वीं सदी में ही एक अन्य उदारवाद आया और वह उदारवाद को हम कहते हैं आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद के अवधारणा का संबंध किससे है आपको आएगा? तो यह है ग्राहम बलास और नॉर्मन एंजल के द्वारा इसको लाया गया। ये इसलिए हमको आता है कि नॉर्मन एंजल के द्वारा इसको लाया गया था। इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक उदारवाद किसके ऊपर फोकस करता है? तो आधुनिक उदारवाद व्यक्ति और समूह के ऊपर फोकस करता है। व्यक्ति और समूह के ऊपर फोकस करता है। सकारात्मक उदारवाद व्यक्ति और समाज के हित को एक मानता है, जबकि व्यक्तिवाद प्रारंभिक उदारवाद यह केवल व्यक्ति के ऊपर बल देता है, यह समूह पर बल दिया। इसके बाद आता है वर्तमान संदर्भ में जिसको कहते हैं समकालीन उदारवाद। समकालीन उदारवाद वर्तमान का है और समकालीन उदारवाद एक प्रकार से पुनः उसे पुराने वाले चिरसम्मत उदारवाद को या व्यक्तिवाद पूंजीवाद को रिपीट करता है नए तर्कों के द्वारा। और इस बात को यह अपने दर्शन और तर्क में बना लेता है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है वास्तव में यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर नाना प्रकार की पाबंदी लगाने का राज्य के द्वारा षड्यंत्र रच दिया गया। इसलिए नियोजन एक प्रकार की दास्ता है जो समकालीन उदारवादी या फिर हैयक हैं उनके द्वारा कहा गया। इसलिए इसको लाने का श्रेय और समकालीन उदारवाद के प्रतिपादकों में बहुत सारे विचारक आते हैं, उनके अलग अलग श्रेणियाँ आती हैं, बट कुछ नाम आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। उसमें जैसे एफ.ए. हैयक, आइजिया बर्लिन, एफ.ए. हैयक, आइजिया बर्लिन, मैकफर्सन, फ्रीडमैन, मैकफर्सन,
ऑफ फ्रीडमैन, मैकफर्सन, फ्रीडमैन तथा ए जॉन रॉल्स का नाम इसमें महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा समकालीन उदारवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया गया। यह उदारवाद का एक अंतिम चरण था। बढ़ चुके यह उदारवाद का अंतिम चरण कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि यह उदारवाद की प्रक्रिया कंटिन्यूअस आगे बढ़ रही है और वर्तमान में यह वैश्वीकरण और बाजारवाद के दौर में गुजर रही है। और वैश्वीकरण बाजारवाद के अंतर्गत आपने देख लिया है कि हर एक चीज़ के ऊपर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सरकार के द्वारा। पूरे वर्ल्ड में इसकी एक धूम मची हुई है कि अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का वैश्वीकरण किया जाए। कोई भी प्रोडक्ट है यहाँ पर तो वह ग्लोबलाइजेशन, एक ग्लोबल विलेज का स्वरूप धारण करता जा रहा है। इसी को समकालीन उदारवाद का अगला चरण कहा जाता है, जो वैश्वीकरण और बाजारवाद के रूप में देखते हैं। तो ये पूरा एक प्रकार से उदारवाद है। बट आप 17वीं 18वीं सदी से लेकर के 21वीं सदी तक जो भी आपने देखा कि सब उदारवाद में कुछ न कुछ तब्दीलियाँ आपको दिख रही हैं। जो यहाँ वाला उदारवाद 17वीं 18वीं का था वह 19वीं में टी.एच. ग्रीन में नहीं था। जो लॉक ने कहा, वह जे.एस. मिल ने कहा, स्पेंसर ने कहा या आई स्मिथ ने कहा था, वह 19वीं सदी में ग्रीन के विचार में बदल जाता है। लास्की में लोक कल्याण में बदल जाता है। आधुनिक उदारवाद में ग्राहम बलास और नॉर्मन एंजल में बदल जाता है। और समकालीन में आते हैं तो एक नए टाइप का, नए विचार का, नए दर्शन का प्रतिपादन किया जाने लगता है। तो सब तब्दीली होती रही। इसलिए एक टिप्पणीकार है और आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में यह सवाल पूछा जा सकता है, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, नेट जेआरएफ का हो या किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें यह आता है उदारवाद की परिभाषा देने वाला कोई व्यक्ति जो सर्वमान्य परिभाषा दे दे वह एक बहादुर व्यक्ति होगा। उदारवाद की परिभाषा जो दे दिया वह एक बहादुर व्यक्ति समझा जाएगा। यह बात किसने कहा था? यह बात हैकर के द्वारा कहा गया। तो आपके एग्ज़ाम में अगर यह सवाल पूछा जाता है तो आप इस सवाल का उत्तर ऐसे दे सकते हैं। यह क्लास आपके उदारवाद और उसके विविध संदर्भों में आपको एक समझ के लिए हमने आयोजित किया था। उम्मीद है कि आपका यहाँ कंसेप्ट उदारवाद के संदर्भ में क्लियर हुआ होगा। किसी भी अन्य टॉपिक पर भी अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप चाहते हैं कि वह क्लास होवे तो आप हमको कमेंट के द्वारा सूचित करें। यदि आपको क्लास ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम न भूलें। दूसरा, ये संपूर्ण क्लास लगातार निरंतर जारी है। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का क्लास चल रहा है। वह विद्यार्थी जो ऑनलाइन की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये ऑनलाइन की फ़ीस में 50% का डिस्काउंट भी है। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन के क्लासेस को आप करें ये पूरे कोर्स को, तो आप हमारी क्लास के साथ दिए गए नंबर पर फ़ोन या कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। ये सारी बातें हैं। और प्रयागराज में अगर आप हैं तो ऑफलाइन का भी बैच हमारा मॉर्निंग 9 बजे से चल रहा है, उस क्लास में भी आप आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें, इतना अधिक पढ़ें कि उसके पढ़ने के बाद आपको अन्य पुनः पढ़ने की कोई आवश्यकता न रह जाए। ये हमारी तरफ से है कि इसी बार के एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करें। हर बार लोग क्वालिफाई करते हैं, आपके लिए कोई नया एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम वही है, सवाल वही है। सवाल ये है कि आप उसको कितना तैयार किए हैं। चलिए आज की बात यहाँ तक। पुनः अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर जिस पर आपको कोई कन्फ्यूज़न या आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में कोई असुविधा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।